जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बात करेंगे हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा था। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल को जो घंटी होती है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले आपको। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी, अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, लॉर्ड हार्डिंग, एलिनबरो, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग का 44 से 48 तक उसका कार्यकाल रहा था, है ना। तो अब 48 से 56 तक पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी को, और जिसका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा था 8 वर्षों का। तो थोड़ा सा वीडियो भी इसीलिए सिर्फ अकेला इसमें यही है और उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या ये रहा, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा ये जाना गया तो युद्ध एवं व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना गया, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना गया, ठीक है। तो पहले इसकी शक्ल देख लीजिए, ये है लॉर्ड डलहौजी, है ना। और मैं कहूँ अगर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण इसी की वजह से शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत का सिद्धांत थी। बाकी राजाओं को प्रेरित किया या मजबूर किया कि वो विद्रोह करें, है ना। तो चलिए अब इसके और बाकी अन्य भी इसके बहुत सारे कार्य रहे हैं जिनको हम लोग बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें साम्राज्य विस्तार ही इसका देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो साम्राज्य विस्तार में इसने क्या क्या किया देखिए। और अब पहले युद्ध कैसे, युद्ध से और पता चला, फिर किसी भी तरीके से कह दिया कि भैया आप अयोग्य हो, आप गोद नहीं ले सकते। इन सब चीज़ों का कुल मिला के तरीके से उसने साम्राज्य का विस्तार किया, वो साम्राज्य विस्तारवादी था। तो इसके तहत हम लोग पंजाब का विलय देखेंगे। तो देखिए पंजाब के विलय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में होता है, और जिसमें डलहौजी के समय में ही हुआ था, है ना। तो इसमें सिख जो है पूरी तरीके से पराजित हो गए थे और पंजाब अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। और जब इंग्लिश या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो 1849 में मिलाया गया। ये भी डेट याद रखेंगे, हाँ ये लिख गया है। 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, और इसमें जो है एक फॉक्स, इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। फॉक्स युद्धपोत के जो अधिकारी थे लैम्बर्ट को रंगून भेज दिया गया। ये देखिए युद्धपोत था फॉक्स, लैम्बर्ट को रंगून भेज दिया गया और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, और बर्मा की हार हो गई और वहाँ का लोअर बर्मा और पेंगू का ये जो जगह थे उसका विलय ब्रिटिश अंपायर में कर लिया गया, जो 1852 का टाइम पीरियड था, यानी 1852 में उसका विलय कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया, यानी कि बर्मा और पेंगू वाले क्षेत्र को भी ब्रिटिश अंपायर में मिला लिया गया 1852 में। उसके बाद अब बात करते हैं सिक्किम का विलय, ठीक है। अब देखिए सिक्किम के विलय में क्या होता है, देखिए सिक्किम ये नेपाल और भूटान, ये आप जानते हैं, है ना। ऐसा कुछ जब मैप बनाते हैं हम लोग, यहाँ नहीं बनाऊंगा, यहाँ तो देखिए इस टाइप का सिक्किम का मैप है और ऐसे होता है ना। ये बांग्लादेश है, तो पश्चिम बंगाल ये वाला एरिया यहाँ तक जाता है, तो ये सिक्किम है, ठीक है, जो भूटान और नेपाल के से सटा हुआ है, ठीक है, बीच में है। तो उसका भी विलय कर लिया, और जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, है ना, दार्जिलिंग भी सम्मिलित था। और अब तो ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आता है। तो इसको 1850 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, क्लियर है। और 1856 में एक और कार्रवाई होती है जिसे संताल विद्रोह, यानी संतालों ने विद्रोह कर दिया था। तो एक बड़ा सा कार्रवाई हुई 1856 में, और
जिसमें संथालों के विद्रोह का दमन किया गया। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी का ही कारनामा है, 1856 की तो बात है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं व्यापकत्व का सिद्धांत। ठीक है, व्यापकत्व का सिद्धांत यानी कि ओवरलैप्स। तो इसके तहत क्या क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन इसने अप्लाई करी थी। और अब देखिए, कई तरीके से इसने साम्राज्य को, जो बाकी राज्य थे उनको हड़पने का अपना तरीका अपनाया हुआ था। तो इसके तहत एक व्यापकत्व का सिद्धांत था, जिसमें इसने जो उस समय के रजवाड़े थे उनको 3 भागों में बांट दिया कि भाई ऐसा है, इनको 3 जोन में रखा गया। पहले में वे रजवाड़े जो किसी को कर नहीं देंगे, जो नहीं देते थे और न ही किसी के नियंत्रण में थे, उनको गोद लेने का अधिकार था, वो गोद ले सकते थे। ठीक है, कौन? जो किसी को कर नहीं देते हैं, किसी के अधीन नहीं है, यानी पावरफुल वाले, तो वो गोद ले सकते थे। दूसरे, वो जो रजवाड़े पहले मुगलों या पेशवों के अधीन थे परंतु अब वो अंग्रेजों के अधीन है ना, उनको गोद ले, वो अंग्रेज जो होती है अंग्रेजी साम्राज्य, यानी कि उनसे पूछ करके गोद ले सकते थे, यानी कि हम कहें तो अनुमति ले सकते थे। कौन से? जो मुगल साम्राज्य या पेशवों के अधीन थे, अब अंग्रेजों के अधीन है, वो ब्रिटिश एम्पायर से यानी कि गवर्नर जनरल से पूछ करके अनुमति ले करके गोद ले सकते थे। लेकिन तीसरे, थर्ड वाले, वो ऐसे थे, वे रियासत जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया, वो गोद ले ही नहीं सकते। तो ये 3 मामला था, ये थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे ही, मतलब। अब इसके तहत उसने क्या क्या किया है ना, तो इसके तहत देखिए कौन कौन से साम्राज्य, देखिए चार्ट है कुछ, और कब कब उनका विलय किया। तो देखिए 1848 में व्यापकत्व का सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा को, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, सबसे पहला यही था। ठीक है, 1848 में सतारा को कब्जा कर लिया। उसके बाद 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखिए। 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर को भी उसका कब्जा कर लेता है। फिर 1850 में बगाट, ठीक है। उसके बाद 1852 में उदयपुर, है ना। तो अब देखिए, अभी उदयपुर तक उसने व्यापकत्व का सिद्धांत अप्लाई किया हुआ है ना। अब यहां से कहेगा भैया आप गोद नहीं ले सकते, जैसे 1800, अभी देखिए 1853 में झांसी को उसने साफ साफ कहा था कि आप गोद नहीं ले सकते, कंडीशन ऊपर अप्लाई था, है ना। उसके बाद 1853 में बराड़ को भी उसने हथिया लिया। 1854 में नागपुर को, है ना। अच्छा, बराड़ वाला क्या मामला था? इसका मसला यह था ना कि इन्होंने बकाया राशि जो थी, बकाया धनराशि ये नहीं दे पाए थे, तो उसके चक्कर में इसको कहा भैया तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो बकाया धनराशि वसूलने के चक्कर में पूरा बराड़ को ही कब्जा में ले लेते हैं सब। फिर 1854 में नागपुर, और उसके बाद आपका 1856 में अवध। आप जानते ही हैं, इसने कुशासन का, इसमें तो कुशासन का आरोप लगाया और कहा भैया आपके बस की बात नहीं है निजाम साहब को। तो 1856 में अवध को भी कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब ये आगे होता तो और भी कब्जा करता है ना। तो 1856 तक ही था उसका कार्यकाल। तो ये इसका जो है व्यापकत्व सिद्धांत था। उसके बाद अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधार के बारे में। अब प्रशासनिक सुधार में क्या है, और इसने काफी कुछ काम किया है ना। अब इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय तक, गवर्नर जनरल एक ही हुआ करते थे, तो उनको दबाव पड़ने लगा काम का, है ना, पूरा देखना था। और बंगाल वाला क्षेत्र बड़ा था भी, तो उसके लिए उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्ति किया जाता है बंगाल वाले क्षेत्र में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सहायक, यानी कि गवर्नर का सहायक बंगाल में नियुक्त कर दिया गया, है ना।
और उसके बाद एक और हुआ, नॉन रेगुलेशन प्रणाली की शुरुआत की गई, है ना। अब इसमें क्या होता है, नॉन रेगुलेशन प्रणाली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नया प्रदेश है जिन्हें हाल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, उसके लिए सीधा प्रशासन की व्यवस्था हो सके, सीधे प्रशासन की व्यवस्था या प्रशासन प्रारंभ की जा सके, उसके लिए डायरेक्ट था नॉन रेगुलेशन प्रणाली, जो अभी अभी कब्जाए गए हैं, अभी आप पीछे देख के आए हैं ना, तो उनके लिए नॉन रेगुलेशन प्रणाली की शुरुआत उसने करी थी। और बाकी जो थे प्रदेशों में जो नियुक्त कमिश्नर थे उनको प्रत्येक रूप से गवर्नर जनरल देखेगा, यानी कि पूरी उत्तरदायित्व तो ये संभालेगा, वो लोग उसको कहने का मतलब जवाबदेही उनका रहेगा। उसके बाद सैन्य सुधार, तो देखिए सैन्य सुधार में इसने क्या किया, काफी कुछ सैन्य सुधार में भी इसने किया, जैसे तोपखाने को ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता से मेरठ, तोपखाने को कलकत्ता से मेरठ कर दिया। और आपको पता है ये शिमला राजधानी बनाया हुआ था, तो सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित कर दिया, है ना। और साथ ही साथ गोरखा रेजिमेंट का जो सैनिक थे उनकी वृद्धि करता है ना। और पंजाब में जो सेना का गठन है अनियमित रूप से कर देता है, अनियमित रहते हैं सब। उसके बाद भारतीय सेना एवं अंग्रेजी सेना का जो अनुपात रहता है वो 6:1 यानी 6:1 रखता है भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का, ठीक है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा संबंधी सुधार, इसने शिक्षा संबंधी भी सुधार किए हैं, है ना। 1854 में इसने चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये एक मतलब बिल था, उसको पारित किया, जिसने चार्ल्स वुड ने ही प्रस्तुत किया था, यानी कि उस काफी समय पहले था, तो उसने पारित किया, जो उच्च शिक्षा से संबंधित था, हायर एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है, उच्च शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद डलहौजी के समय में ही ये पारित होता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यापक योजना ये बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेल एवं तार, तो देखिए इसने क्या क्या किया वो हम लोग देख रहे हैं। तो अभी इसमें इसके तहत रेल एवं तार पे भी इसने काफी कुछ काम किए हैं, है ना। डाक व्यवस्था प्रारंभ इसी ने की है भारत में पहली बार। तो पहला काम क्या है, रेलवे के तहत 1853 में बंबई से थाने, ये पहला काम मतलब प्रथम आप कह सकते हैं, बंबई से थाने रेल सेवा शुरू करता है, जो हाँ 1853 में शुरुआत की गई। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, है ना, 34 किलोमीटर का दूरी था इसमें। तो ये सबको याद है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन दूसरी जो रहेगी, यानी कि दूसरा और रेल सेवा 1854 में कलकत्ता से रानीगंज, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो तार रेल एवं तार के तहत रेलवे का ये विकास करता है। उसके बाद तार सेवा में कलकत्ता से आगरा तार सेवा की शुरुआत करता है ना। तो ये याद रखेंगे, तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार, और ये सब प्रथम बार है मामला, पहली बार शुरू किया था। तो तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में। उसके बाद बात कर लेते हैं डाक सुधार। डाक सुधार ने के काम में उसका बड़ा योगदान रहा है ना। तो आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत इसी के समय होती है। आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत यानी कि उसकी कैसे आधारशिला रखी जाए वो इसी के समय शुरू होता है। और डाक सेवा में सुधार करते हुए इसने 1854 में नया पोस्टल ऑफिस एक्ट पारित किया, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक इसको आय का स्रोत भी बना देता है ना। अच्छा, इस पोस्टल ऑफिस एक्ट के तहत क्या था, तीन प्रेसिडेंसी जो हुआ करते थे उसमें एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई, 3 प्रेसिडेंसियों में, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत था। और डाक टिकटों का प्रचलन सर्वप्रथम यही करता है, ठीक है, जिससे ही ये आय का एक अच्छा सा स्रोत बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं वाणिज्य सुधार में।
तो वाणिज्य सुधार में खुले व्यापार की नीति को अपनाता है। और खुले व्यापार की नीति के लिए इससे क्या फ़ायदा है ना कि इसने जो अंतर्राष्ट्रीय थे बंदरगाह वगैरह इनको भी बिल्कुल खुला कर देता है। ठीक है, तो खुले व्यापार की नीति को अपनाता है और भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देता है। उसके तहत देखिए कराची बम्बई, कराची मतलब भारत ही तो था, कराची बम्बई आज पाकिस्तान में है, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद कलकत्ता, इन तीनों बंदरगाहों का इसने अच्छे से विकास किया। ठीक है, और फिर इसका तो कुछ सार्वजनिक कार्य भी रहा है। लास्ट अब देख लिया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सारे के सारे जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे वो हमेशा फौज से संबंधित, सेना से संबंधित सुधार करते थे, जिससे क्या होता था सार्वजनिक जो कार्य थे वो छूट जाते थे, है ना। नागरिक विभाग की कार्यों की जो है उपेक्षा हो जाती थी, छूट जाते थे, कोई कुछ करता नहीं था। लेकिन डलहौजी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। उसके तहत गंगा का निर्माण करवाता है ना, जो 8 अप्रैल 1854 से सिंचाई के लिए खोल दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ पंजाब में बारी दोआब नहर का भी निर्माण करवाता है। पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण प्रारंभ शुरू करवाता है। ठीक है, और एक काम और किया था इसने, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाना ये शुरू कर देता है। ठीक है, सॉरी जीटी रोड का पुनः निर्माण ये फिर से शुरू करा देता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये सार्वजनिक निर्माण विभाग का पहला, यानी हम कहें तो बनाता है, निर्माता होता है, ये भी याद रखेंगे। तो उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग, फिर एल्गिन, है ना। और अब देखिए 1856 में इसका कार्यकाल समाप्त होता है। फिर 1857 की क्रांति हो जाती है। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के तहत, तो क्रांति को भी वो लॉर्ड कैनिंग के समय होगा जो 56 से 62 के समय में था। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।